भी कंपटीशन अड्डा में आज का जो अपना टॉपिक है वो मध्य प्रदेश के वनों का ही जो सीरीज चल रही है उसी से संबंधित है। जो पुराना वीडियो था उसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश की वन की स्थिति बताई थी, जिसमें से मध्य प्रदेश का वन कितने क्षेत्र में है और कितने क्षेत्र में उसको अभी कितनी परसेंटेज की गति से कौन कौन से जिले में वृद्धि हुई है। दूसरा, मध्य प्रदेश के वन वृत्त, मध्य प्रदेश के वन मंडल, उपवन मंडल, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, इनकी चर्चा की गई थी। अब आज का जो उसी के आगे जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण, कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसका कारण इसलिए क्योंकि ये जितने भी आपके पास जो ये वीडियो में बना रहा हूँ उसमें केवल जो डाटा है, मतलब चाहे मध्य प्रदेश के वनों का हो, चाहे मध्य प्रदेश की पर्वत, पहाड़ियाँ, नदियाँ, झीलें, इन सब का केवल जो पूरे नोट्स बनाओगे आप, जब पढ़ाई करने के बाद जब नोट्स बनते हैं, शॉर्ट्स नोट्स बनते हैं, उनको जो बार बार रिवाइज करना होता है और उन्हीं के थ्रू पर वो रिवाइज करने के लिए ही आपको जो नोट्स के हैं उसी तरीके से मैं इस फॉर्मेट पे बना करके और आपके सामने रख रहा हूँ कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। 5-10 मिनट में आपका पूरा का पूरा जो डाटा आप चाहते हैं वो डाटा आपके सामने मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अंत तक आप बने रहिएगा ताकि आपको ये पूरी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं और डाटा याद हो जाए। जब तक इस वीडियो की विशेषता ये है, यदि आपने इन वीडियो को आज नहीं तो कल देखना तो पड़ेगा ही। क्यों? कारण क्या है कि आप बार बार पढ़ोगे उसके बाद भी याद नहीं होगा और आप डाटा को उसको निकालोगे, और जब आपको पूरा डाटा निकालोगे वो ही आपको यही चीज़ें आप निकाल करके अपने नोट्स में रखोगे। और यदि आपने 2 बार इस वीडियो को देख लिया तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए बहरहाल शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। अच्छा भाई, वनों के वर्गीकरण से मतलब क्या है? देखो, एक तो पूरा वन का क्षेत्र है। वर्गीकरण का मतलब ये है कि वन को कितने आधारों पर बांट सकते हैं अपन, किस किस तरीके से बांट सकते हैं। जो पेपरों में क्वेश्चन आते हैं, एमपीपीएससी के प्री में भी आते हैं और बकाया जो भी व्यापम के एग्जाम है ईएसबी के उसमें भी आते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के वनों की वर्गीकरण के लिए अपन बात करें मुख्य रूप से तो 4-5 प्रकार से अपन बांट सकते हैं उनको। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? पहला प्रकार तो इनका हो सकता है प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर कैसे? या आपने देखा होगा कि जो टाइगर रिजर्व है जितने भी, या बायोस्फीयर रिजर्व हैं या अभ्यारण्य हैं, तो उनमें आप वन विभाग के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे अपन कह सकते हैं कि आरक्षित वन कौन से हैं, संरक्षित वन कौन से हैं और अवर्गीकृत वन कौन से, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई है। इस आधार पर एक तो प्रशासन के आधार पर बांट सकते हैं जिनमें प्रशासन का नियंत्रण रहता है। दूसरा अपन बांट सकते हैं जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर कैसे बांट सकते हैं अपन कि पर्णपाती वन कौन से हैं, अर्धपर्णपाती कौन से हैं और शुष्क वन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये 2-3 आधार हैं, इनके आधार पर भी बांट सकते हैं। तीसरा कौन सा आधार हो सकता है इनका? तीसरा आधार हो सकता है प्रजाति के आधार पर। प्रजाति कैसे? आप जब वन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि साल के वृक्ष है, सागौन के वृक्ष है, बबूल है, बांस है, बेर है, खैर है, बहुत सारे जो वृक्ष पाए जाते हैं और उनका उपयोग भी बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक स्थिति में भारत की किया जाता है। तो एक उस आधार पर बांट सकते हैं। अगला क्या बांट सकते हैं? प्रादेशिक आधार पर, कि जो अपना प्रदेश है उस प्रदेश में मान लो मालवा क्षेत्र में कौन कौन से वन हैं, विंध्य और कैमूर क्षेत्र में कौन कौन से हैं, सतपुड़ा घाटी में कौन कौन से हैं, नर्मदा घाटी में कौन से हैं, मध्य भारत में कौन से हैं, इस आधार पर भी बांट सकते हैं। और एक है जो वन विभाग जो अपना आधार बनाता है कि अति सघन वन इस कोर क्षेत्र ये है, ठीक, कम सघन वन यहाँ है, ठीक है, और जो वन का बिल्कुल कम क्षेत्र है वो अलग है। तो इस तरीके से 4-5 आधार उनके बांट सकते हैं और इन्हीं से पेपरों में बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को अपन ने यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहरहाल इन चीज़ों को याद करते हैं। देखो, प्रशासनिक आधार पर जब वनों को बांटते हैं अपन तो मुख्य रूप से मैंने अभी आपको बताया कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला कौन सा प्रकार हो सकता है उसका? आरक्षित वन हो सकते हैं। दूसरा कौन सा हो सकता है? संरक्षित हो सकते हैं। और तीसरा हो सकता है अवर्गीकृत हो सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, पेपर में कैसा बनता है क्वेश्चन, वो देखिए। क्वेश्चन ये बनेगा कि मध्य प्रदेश में आरक्षित वन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है और आता है, तो आपको यहाँ ये याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में आरक्षित वन कितने हैं? 65.36% है। कितना? 65.36%। देखिए, यदि अच्छे से नहीं देख रहा है तो केवल जूम करना है और आपको परसेंटेज दिख जाएगा। ठीक है, कितना आरक्षित वन? 65.36% जो है तो आरक्षित वन। बिल्कुल दिमाग में रट लो। अब ऐसा यही पैटर्न है पेपर का। आप ऊपरी हिस्सा पढ़ते जाओगे, पेपर में क्वेश्चन ये मिलेंगे और आपको लगेगा पढ़ा तो है लेकिन बन नहीं रहा है, क्योंकि उसी का क्वेश्चन पूछेगा लेकिन थोड़ा सा जो पैटर्न चल रहा है उस आधार पे क्वेश्चन पूछेगा। आरक्षित वन कितने हैं? 65.36%। मतलब सबसे अधिक मात्रा में उनको आरक्षित करके अधिक है। सबसे अधिक जो है कौन है? आरक्षित वन ही है। संरक्षित कितने हैं?
32.84%, मतलब 32.84% के समथिंग क्या है, संरक्षित हैं। ठीक है, जिनको थोड़ा सा जो आरक्षित होते हैं उनमें ज़्यादा प्रशासन कानून ज़्यादा थोड़ा टाइट रहता है, संरक्षित में थोड़ा कम। तो कितना हो गया, 32.84%। अब अवर्गीकृत कितने हैं, मतलब जो छोटे छोटे क्षेत्रों में मिलते हैं वन, तो वो है 1.80%, मतलब लगभग सरकारी नियंत्रण में जो है सबसे अधिक मात्रा में आरक्षित बहुत वन जो है पूरा वन विभाग कवर करके रखा है। कितना, 65.36% वन उन्होंने अपने अंडर पे रखा है, पूरा कानून का शासन उसी में चलता है वन विभाग का। ठीक है, एक हिसाब से संरक्षित कितने हैं, 32.84%, और अवर्गीकृत कितने हो गए, 1.80%। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए इसके और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको चर्चा करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनेगा, पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा बन गया कि मध्य प्रदेश में कितने परसेंट आरक्षित वन है, आंसर उसका हो गया 65.36%। अब इसी से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आरक्षित वनों वाला जिला कौन सा है, एक ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में आरक्षित वन रखे गए, मतलब सरकार का एकदम फुल नियंत्रण है उस जिले में, अधिक मात्रा जितना भी उस जिले के वन है उसमें सबसे अधिक मात्रा में आरक्षित वन है, मतलब सरकार का नियंत्रण है। तो वो जिले का नाम है खंडवा। खंडवा जिला एकमात्र ऐसा जिला है, अच्छे से याद रखिएगा, क्या, खंडवा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो जहां के जो वन पाए जाते हैं वो सबसे अधिक मात्रा में आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे कम आरक्षित वन क्यों कौन से जिले पे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया सबसे अधिक मात्रा में आरक्षित वनों की संख्या बताइए, तो आपने क्या बता दी, जिले का नाम बताइए, तो खंडवा बता दिया। दूसरा, सबसे कम आरक्षित वन का जिला कौन सा है, तो आपका आंसर हो गया छतरपुर, जो सबसे कम आरक्षित हैं। तो 2 आंसर क्लियर हो गए, मतलब यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब सबसे अधिक आरक्षित वनों का परसेंटेज कितना है, तो 65.36%। सर्वाधिक आरक्षित वन कितने हैं, किस जिले पर है, तो वो हो गया आंसर खंडवा। सबसे कम आरक्षित वन कौन सा है, तो छतरपुर। तो 3 क्वेश्चन सबसे बनेंगे। अब अगले पॉइंट पे देखिए, सबसे मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का परसेंटेज कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, 32.84%। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संरक्षित वन कहां पर है, तो आंसर छतरपुर। मध्य प्रदेश में सबसे कम संरक्षित वन कहां पर है, तो खंडवा। देखो इनको याद करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और ये सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संरक्षित वन छतरपुर, मध्य प्रदेश में सबसे कम संरक्षित वन कौन सा, खंडवा। अब कैसे भाई, जब खंडवा का पूरा वन आरक्षित कर दिया गया है, मतलब जो सरकार के नियंत्रण में हो गया है, तो जो बचेगा सबसे कम ही बचेगा, तो क्या कहलाएगा, संरक्षित कहलाएगा। तो खंडवा यहाँ हो गया सबसे कम संरक्षित। ठीक है, और जो सबसे कम संरक्षित यानी सबसे कम आरक्षित वन कहाँ पर है, छतरपुर जिले में है। तो जब सबसे कम आरक्षित है तो क्या होंगे वहाँ, इसका जस्ट अपोजिट होगा, सबसे अधिक मात्रा में क्या होंगे, संरक्षित होंगे। तो आरक्षित और संरक्षित समझ में आ गया। देखो आरक्षित सिंपल सी बात, आरक्षित क्या था, आरक्षित सिंपल सा ये था कि जो सरकार का नियंत्रण सबसे अधिक क्षेत्र में, संरक्षित थोड़ा सा कम नियंत्रण। तो सबसे अधिक आरक्षित वन कहाँ पर, किस जिले पर हैं, आपके खंडवा में है। सबसे कम आरक्षित किस जिले पे है, छतरपुर में है। अब संरक्षित की बात कर लें तो सबसे अधिक संरक्षित कहाँ पर है, तब क्या आ जाएगा, आपका जो छतरपुर है वो आ जाएगा सबसे अधिक मात्रा में संरक्षित वाला। सबसे कम संरक्षित कहाँ आ जाएंगे, तो वो आ जाएगा आपका आंसर खंडवा। ठीक है, तो ये 3 दूनी 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद अवर्गीकृत वनों कितने परसेंट है, 1.80%। अवर्गीकृत का मतलब क्या है, जिसकी कोई गणना ही नहीं ज़्यादा की गई है, तो कितना, मतलब सरकारी नियंत्रण से बाहर है, आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कोई मतलब काउंटिंग में नहीं है। अच्छा, आपने आरक्षित वनों का एक विशेषता देखी होगी, आप कभी टाइगर रिजर्व के एरिया से निकलना तो जो पेड़ होंगे ना, पेड़ों में एक आपने देखा होगा कि एक ऐसे मतलब एक लोहे का, ठीक है, एक सील सी लगी रहती है और वन विभाग या कुछ भी उन पर नंबर लिखे रहते हैं, मतलब एक एक पेड़ की भी काउंटिंग करके रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखना, कभी भी टाइगर रिजर्व या आरक्षित क्षेत्र से निकलोगे ना तो पेड़ों में एक टैग लगा के रखते हैं। ठीक है, उनकी काउंटिंग तक रहती है कि जो वहाँ का पर्टिकुलर वन प्रहरी रहता है ना, एक वन भी कट गया तो उसकी भी जानकारी मिल जाती है कि ये वाला टैग नहीं है, कट गया। इतना बढ़िया, इतना ज़्यादा नियंत्रण रहता है वनों पर। ठीक है, तो ये हो गया आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो आपका प्रशासनिक आधार पर जो इसका डिवाइडेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आरक्षित के बाद कौन सा, प्रशासनिक के बाद अब कौन सा नियंत्रण करते हैं, जलवायु के आधार पर। तो देखो वो जो पूरा शब्द है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती,
ये है हिंदी का, क्योंकि हिंदी मीडियम पे है तो ये तो याद करना ही पड़ेगा। तो टॉपिकल वाला तो कुछ नहीं, अपनी मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है पहले केवल दिमाग में ये रखो, कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय है। तो उष्णकटिबंधीय तो छोड़ दो, उष्णकटिबंधीय सब रहेंगे एक हिसाब से। अब देखिए पहली बात तो पर्णपाती वन, मतलब क्या है इसका? पर्णपाती वन का मतलब क्या होता है कि ऐसा वन जहां पत्ते, ऐसे वन जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, समय आने पर पूरे पत्ते उसके झड़ जाते हैं और बरसात का सीजन आए तो पूरे हरे भरे हो जाते हैं, पर्णपाती वन हो गए। उसके बाद अर्धपर्णपाती, मतलब कैसा होता है? अर्धपर्णपाती का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ पत्ते झड़ते हैं और कुछ नहीं झड़ते हैं। शुष्क पर्णपाती का ऐसी रिलेटेड, देखो शुष्क पर्णपाती जो है उसमें क्या है कि जो कुछ जो है तो कुछ क्षेत्र के इनके पत्ते जो है ना वो भी झड़ जाते हैं और कुछ क्षेत्र के पत्ते इनके नहीं झड़ते हैं। तो सिंपल सा यही है, ठीक है। तो पर्णपाती वन हो गया, अर्धपर्णपाती वन हो गया और शुष्क पर्णपाती। तो 3 प्रकार के जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के वन है। मतलब कौन सा? पर्णपाती हो गया, दूसरा अर्धपर्णपाती हो गया, तीसरा शुष्क पर्णपाती हुआ। उष्णकटिबंधीय तो है यही, ठीक है। अब इनमें से जैसे अपन ने आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत में बात की थी, वैसे ही इनमें देखेंगे। तो अब यदि यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं अपन, कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अब ऑप्शन चेंज, ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा ऑप्शन उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, तीसरा ऑप्शन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये आप यहाँ देख लीजिए। तो सबसे अधिक मात्रा में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कितना परसेंट है इनका? इनके यदि प्रतिशत की बात करें, पर्णपाती वनों के प्रतिशत की बात करें तो इनका प्रतिशत जो है वो है 88.65%। सबसे अधिक मात्रा में यही वन है अपने पास। कौन से? 88.65% पर्णपाती वन है। अच्छा, अब इन वनों का क्षेत्र कौन कौन सा है ये भी आ जाता है कि पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इनमें से किस क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं? देखा होगा ये अधिकतर गलत होते हैं भाई पेपर में यदि इनको सही ढंग से पढ़ा नहीं तो गलत हो जाते हैं। तो इनका क्षेत्र देख लीजिए, इनका जो क्षेत्र है पर्णपाती वनों का, तो वो तो एक क्षेत्र तो है मालवा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्या है, कॉमन सेंस भी लगाना है अपन को, थोड़ा दिमाग यहाँ पर लगाना है कि मालवा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो भाई सीधा इनका ब्रेक डाउन तो हो नहीं जाएगा कि मालवा से सीधा पूर्वी बुंदेलखंड में पाए जाने लगेंगे। यदि मालवा में है तो मालवा के इर्द गिर्द का ही और जो क्षेत्र होगा लगभग वहीं कवर करेंगे। तो मालवा के ही दक्षिण क्षेत्र में नर्मदा और सोन का क्षेत्र का क्या, नर्मदा का क्षेत्र हो गया नीचे और थोड़ा सा सोन का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ, अच्छा अब देखना यहाँ सोन टच हो गया, मतलब ये रीवा पन्ना के पठार साइड इंडिकेट कर रहा है कि वहां भी पाए जाएंगे। थोड़ा लिंक बनाना है अपन को, तभी ये याद रहेंगे। मालवा क्षेत्र में है और कहाँ? नर्मदा और नर्मदा सोन है, ठीक है। नर्मदा ताप्ती तो ठीक है, नर्मदा सोन है, तो मतलब सोन से लिंक करके रखना कि सोन नदी कहाँ है? रीवा पन्ना क्षेत्र में। तो नर्मदा सोन हो गया। अब मालवा के नीचे और क्या है? सतपुड़ा, तो सतपुड़ा में भी यही पाए जाएंगे, ठीक है। सतपुड़ा के बाद अब देखो 3 क्षेत्र मुख्य रूप से याद रखने हैं। कौन कौन क्षेत्र हो गए? मालवा हो गए, मालवा क्षेत्र में पर्णपाती वन है, और कहाँ है? नर्मदा सोन में है, और नर्मदा सोन के बाद कहाँ पर हो गए? आपके सतपुड़ा में हो गए। अब सोन से ही आपको रिलेट कर लेना है कि कुछ मात्रा में ये रीवा और पन्ना के क्षेत्र में भी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो भाई ये जब पेपर में आएंगे ना और इस तरीके से आपने यदि पढ़ लिया तो ये समझ लो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत होने वाले नहीं है, एकदम सही हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए मालवा के थोड़ा सा दोनों साइड अपोजिट नीचे ले लो, सतपुड़ा, मैप आपको याद ही होगा। सतपुड़ा के बगल में नर्मदा, ऊपरी क्षेत्र में नर्मदा सोन, और सोन टच हो गया तो क्या? रीवा पन्ना। तो ये हो गए पर्णपाती वनों के क्षेत्र हो गए। प्रतिशत अपन ने देख लिया, लगभग कितना है? 88% सबसे अधिक मात्रा में। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर ये करते हैं कि भाई ये पर्णपाती वन तो है, लेकिन ये होते कौन कौन से हैं, इनके नाम भी पता चल जाए तो अपन और अच्छी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा पर्णपाती वन है, वन का क्षेत्र है या पर्णपाती वन का वृक्ष है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। देखो मुख्य रूप से जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है सागौन, जो मध्य प्रदेश में 18-19% के समथिंग है सागौन, ठीक है, 19% के समथिंग सागौन। ये क्या है? सबसे अधिक मात्रा में वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। पेड़ जो है सागौन का पेड़ जो है सबसे अधिक मात्रा में 19% के समथिंग है, उसके इर्द गिर्द कोई है नहीं। जैसे भारत अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो वही उसी तरीके का हिसाब किताब है सागौन और अदर वृक्षों में।
कि सागौन सीधा कितना 19%, बकाया सब 4% से चालू होते हैं, अभी आगे बताऊंगा मैं। तो सागौन कितना है, सबसे अधिक मात्रा में है, ठीक है। दूसरा शीशम ले लो, पीपल के पेड़ ले लो, तो ये सब क्या है, पर्णपाती वन। पीपल के पेड़ आपने देखे ही होंगे, जैसे ये आपका मार्च अप्रैल मई के समथिंग का महीना शुरू होता है, पूरा झड़ जाते हैं पत्ते, एकदम फिर से नए आ जाते हैं, है ना, देखा ही होगा। सागौन भी देखा होगा आपने, पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, तभी जंगल की आग वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। तो सागौन, शीशम और क्या हो गए, पीपल हो गए। तो ये पर्णपाती वन समझ में आ गया है, बिल्कुल सिंपल सा है। परसेंटेज कितना है, 88 पॉइंट के लगभग समथिंग कुछ है। उसके बाद और क्या है, क्षेत्र कौन कौन से, तो मालवा से स्टार्ट कर देना है, तो मालवा का क्षेत्र हो गया। मालवा के बाद कौन सा क्षेत्र हो गया अपना, नीचे आ जाओ, सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद नर्मदा सोन, सोन टच हो गया तो रीवा पन्ना, ठीक है। इसके बाद इसमें वृक्ष केवल एक याद रखना है, वो भी सागौन। उसके बाद पीपल, शीशम, ये भी याद कर लो। तो ये हो गए आपके पर्णपाती वनों का डिटेल हो गया। अब इसके बाद कौन सा बचा, पर्णपाती वन के बाद अर्ध पर्णपाती। अब क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई इनका क्षेत्र और परसेंटेज है। तो परसेंटेज 88% तो यही ले गए भाई साहब, कौन से, पर्णपाती वन ले गए। अर्ध पर्णपाती कितने ले जाएंगे, अब 88 है तो 8% के लगभग क्या हो जाएगा, अर्ध पर्णपाती वन भी हो गए, 8.97% के समथिंग। तो 88 से ही याद रहेगा, 8 का ही चल रहा है। तो पर्णपाती कितना हो गया, 88% के लगभग। अर्ध पर्णपाती कितने हो गए, 8.97। अब क्षेत्र बात कर लें, तो देखो अब यहाँ पर दिमाग क्या लगाना है। पर्णपाती का क्षेत्र अपन ने क्लियर कर दिया, तो मतलब वहाँ पर किसी प्रकार के वन तो इसके अलावा तो होने वाले नहीं है। तो अपन को मालवा, ठीक है, नर्मदा सोन, रीवा पन्ना और सतपुड़ा, ये तो टच ही नहीं करने यदि ऑप्शन में है। क्यों, क्योंकि अपन ने इनको पढ़ सके, एक ही चीज़ याद कर ली कि ये तो भाई पर्णपाती के हैं, तो अर्ध पर्णपाती और शुष्क में तो जाएंगे ही नहीं। तो अब इसके अलावा बचे हुए कौन से हैं, बचे हुए में देख लो, एक तो जाएगा बघेलखंड, ठीक है। दूसरा कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिसमें से जिले, पर्टिकुलर जिले ही होंगे, बालाघाट के बाद और कौन सा जाएगा, मंडला के बाद और कौन सा है, शहडोल के बाद कौन सा है, अनूपपुर। तो देखो पहले तो इंपॉर्टेंट है बघेलखंड, उसके बाद ये पर्टिकुलर जिले भी याद रखने हैं। ये मैंने जिले नोट्स जब बनाए थे तो ये इसलिए ऐसे जिले लिखे थे क्योंकि जिसमें सबसे अधिक मात्रा में, यदि जहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से यदि बने तो ये भी सही हो। तो कि कौन कौन से जिले रहे पर्णपाती वन, बालाघाट, मंडला, शहडोल और अनूपपुर। तो ये मुख्य रूप से 4 जिले, 1 2 3 और ये 4 के 4 जिले, ये बालाघाट, मंडला, शहडोल, अनूपपुर। ये क्या है, बालाघाट, मंडला, शहडोल, अनूपपुर, ये जिले जो हैं तो अर्ध पर्णपाती वनों के जिले हैं। अर्ध पर्णपाती वनों का परसेंटेज कितना है, याद है, 8.97%, ठीक है। और जिले बालाघाट, मंडला, शहडोल, अनूपपुर और एक बघेलखंड को ऐड ऑन करके रखना है। अब इसके बाद इसके आप वृक्ष देख लीजिए कौन कौन से रहेंगे। अब देखो वृक्ष में थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन होगा, लेकिन उसको पेपर की दृष्टि से याद रखना है। अब मैं यहाँ वृक्ष लिख रहा हूँ, इसके बाद आप बताना सागौन। अब यहाँ कन्फ्यूजन हुआ कि आप कहोगे कि अभी अभी तो इसको केवल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में बताया, अब ये सागौन फिर से आ गया। क्यों भाई, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मात्रा कितनी है, 88, मतलब 19 कुछ % के समथिंग है, ये सागौन ही सागौन है। तो ये दोनों के क्षेत्र में थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि अर्ध पर्णपाती वनों में भी इसका काउंट हो जाता है और पर्णपाती में। आप कहोगे सर ऑप्शन तो भाई सही होने वाला है इसका, कौन सा, पर्णपाती वनों का ही। लेकिन यदि केवल सागौन है और उसके अलावा बबूल, बेर, ठीक है, इस टाइप के खैर, पलाश, ऐसे ऑप्शन हैं और केवल लिखा है कि अर्ध पर्णपाती वन इनमें से कौन सा है या अर्ध पर्णपाती वृक्ष कौन सा है, तब फिर यहाँ पर आप ऑप्शन में ही सागौन जो है तो टिक करेंगे, यदि मुख्य रूप से पर्णपाती वन के बारे में नहीं पूछा गया है। तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक। चलिए, तो कौन सा हो गया वन, सागौन हो गया। उसके बाद कौन सा, साल, ये भाई इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो पर्णपाती वनों में जिसका एकदम इंपॉर्टेंट है वो सागौन है, इसमें तो उतना नहीं है। लेकिन अर्ध पर्णपाती वन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसकी है वो है साल का पेड़। देख क्यों, क्योंकि जो साल का वृक्ष है भाई
ये भी जो है तो 4% की दृष्टि से मध्य प्रदेश में है। साल का पेड़ भी 4.15% के क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में साल पाया जाता है। और थोड़ा ये प्रसिद्धि भी है इसकी। प्रसिद्धि देखो दो प्रकार से हो जाती है, एक तो कोई अच्छी चीज़ से हो जाती है और बुरी चीज़ से हो जाती है। ठीक है, तो देखो सागौन की प्रसिद्धि है, अच्छे खासे इस दरवाजे बनवा लो, बेड बनवा लो, इससे प्रसिद्धि है। सागौन की बहुत अच्छी लकड़ी होती है। साल की प्रसिद्धि कैसे हो गई? एक तो है तो वो बढ़िया वृक्ष, लेकिन उसकी प्रसिद्धि हो गई साल बोरर नामक कीट से, क्योंकि वो कीट इतना ज़्यादा इसमें लगा कि इसको पूरे वनों को नष्ट कर रहा था। तो साल बोरर पढ़ते पढ़ते अपन को इसकी प्रसिद्धि हो गई, ये भी पेपरों में बहुत आने लगा। तो साल वृक्ष किस प्रकार के वन का है? तो ये है अर्धपर्णपाती वन का है। तो साल जो है तो याद रखना है किसमें? अर्धपर्णपाती में। बांस, जामुन फिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से सागौन का वेटेज कहाँ है? पर्णपाती में है। और अर्धपर्णपाती में किसका वेटेज है? साल का है। परसेंटेज भी साथ साथ में आपको याद हो जाएगी। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद आ गया आपका शुष्क पर्णपाती वन। देखो भाई, शुष्क की यदि बात करें तो शुष्क की दो ही क्षेत्रों में बात कर सकते हैं, ये तो अंदाजा ही सही होगा। एक तो देखो भाई बुंदेलखंड शुष्क क्षेत्र, ये पानी वानी की बरसात ज़्यादा होता नहीं है, ज़्यादा खेती होती नहीं है। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है कोरियोलिसिस बल के कारण। पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको कि ऐसे दाहिनी ओर मुड़ जाती है, तो वहाँ वो तो वृष्टि छाया क्षेत्र है, और जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वहाँ बरसात होगी नहीं। और दूसरा अपना जो ग्वालियर बेल्ट है वो भी है। तो ये दोनों शुष्क क्षेत्रों की श्रेणी में। तो यहाँ पर जो भी वन पाए जाएंगे वो शुष्क पर्णपाती माने जाएंगे। कहाँ कहाँ ये पाए जाएंगे? एक तो मध्य भारत, ठीक है, लश्कर, और दूसरा बुंदेलखंड। तो ये क्या है? ये दोनों क्षेत्र में कौन से वन पाए जाएंगे? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। अच्छा, एक बात याद रखना, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो बुंदेलखंड के होंगे, जो मध्य भारत के होंगे, कि अरे सर वहाँ भी तो सागौन के पेड़ हैं, अरे सर वहाँ भी तो साल के पेड़ है। लेकिन भाई ये जो जब डाटा बनाया जाता है ना, तो दो चारों की गिनती नहीं की जाती। जब अधिक मात्रा में जिस क्षेत्र में जो चीज़ पाई जाती है उस टाइप से उस क्षेत्र का नाम चलता है। ठीक है, तो ये दिमाग में नहीं रखना कि यार सागौन के पेड़ तो बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा हैं, जो यार बक्सवाहा के जंगल सागौन ही सागौन है वहाँ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो पूरा क्राइटेरिया उस क्षेत्र का निकाल करके फिर परसेंटेज निकालो, तो उस क्षेत्र को जो है तो इस कैटेगरी में, यानी शुष्क पर्णपाती अर्धपर्णपाती में बांटा जाता है। ठीक है, तो उस कैटेगरी यदि मध्य भारत और बुंदेलखंड जो है तो किस कैटेगरी के क्षेत्र के वन है? तो शुष्क पर्णपाती। अधिक मात्रा में यदि देखा जाए पूरा तो शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन है मध्य भारत और बुंदेलखंड। इसका प्रतिशत कितना है? 2.3%। कितना? 2.3% संपूर्ण वन का पूरे मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? ये मध्य भारत और बुंदेलखंड में है। तो कौन से शुष्क वन कौन से होंगे? पेड़ कौन से? बबूल हो गया, खैर हो गया, पलाश हो गया। ठीक है, तो ये जो है तो कहाँ? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो अब ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। 3 प्रकार के वन बांटे अपन ने, कौन कौन से? अब जल्दी जल्दी बताओ, रिवाइज करो इनको। पहला तो हो गया पर्णपाती वन, दूसरा अर्ध, तीसरा शुष्क। पर्णपाती में क्या था? कितने परसेंट है? 88 के लगभग प्रतिशत हो गया। क्षेत्र मालवा से स्टार्ट करते हैं अपन, मालवा के बाद नर्मदा घाटी के नीचे सतपुड़ा। ठीक है, और रीवा पन्ना। तो जब रीवा पन्ना टच हुआ है तो वहाँ से अपन जो है तो नर्मदा सोन टच हुआ है, तो उससे क्या? रीवा पन्ना भी। तो ये क्या हो गए? पर्णपाती में हो गए। अब इसमें वृक्ष, एक ही वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट, सागौन वैसी कितने क्षेत्र में है? 19% पे है। तो ये हो गया आपका पर्णपाती। क्लियर? तो यहाँ तक पर्णपाती वन हो गए। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद यदि अपन बात करें अर्धपर्णपाती, तो वो कितने परसेंट है? लगभग 8%। वृक्ष, साल याद रखना है। ठीक है, ये वृक्ष क्या हो गया? साल याद हो गया। क्षेत्र मैंने आपको बता दिया है कि एक पूरा बघेलखंड का क्षेत्र याद कर लो, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, ये क्षेत्र याद कर लो। तो ये क्या हो गया है आपका? पर्णपाती वन का हो गया। शुष्क में मध्य भारत और बुंदेलखंड, परसेंटेज 2.2%। और क्षेत्र जो है तो पेड़ की बात करें तो बबूल, खैर और पलाश। अब इसके बाद एक और जो पेपर में भी आया, MPPSC प्री 2022 या 23 में क्वेश्चन आया था, जलवायु के आधार पर वनों का वितरण। जलवायु के आधार पर, यानी कि ये जलवायु के आधार पर तो हो ही गया, प्रजाति के आधार पर वनों का वितरण, प्रजाति के आधार पर। अच्छा, प्रजाति के आधार की यदि बात करें तो उसमें से मुख्य रूप से मैंने अभी, वैसे तो इसका मैंने आंसर दे दिया, आपको याद ही करवा दिया, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा। पहली बात तो सागौन, कौन सा? सागौन, प्रजाति के आधार पर। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया आपका? साल हो गया। ठीक है,
तीसरा कौन सा है, एक तो मिश्रित, मिश्रित बहुत हैं, और रिक्त, मतलब जिनकी कोई गिनती ही नहीं की जा सकती। तो मुख्य रूप से ये वाला क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी में। आप देख सकते, जो मैं कहूँ ना कि ये क्वेश्चन पेपर में आया है तो यूं ही नहीं बोलता, आप पेपर पुराने उठा करके देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो सागौन, सागौन का परसेंटेज कितना है, अब बताओ आप लोग, बताओ सभी, सागौन का परसेंटेज कितना है, कितना है परसेंटेज सागौन का, 19.36%, 19% बीच में बोला। साल कितना है, तो 4.15% क्या है, साल का है। मिश्रित वन कितने हैं, 58.49%, 58.49%, और रिक्त वन कितने हैं, 18%। तो मैंने बताया था कि सबसे अधिक मात्रा में वन का परसेंटेज कितना है इस कैटेगरी में, मिश्रित वन ही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि मध्य प्रदेश में सागौन के लगभग भी आया था, लगभग 20% ऑप्शन में था, लगभग 18 था, ये 20 था। ठीक है, तो लगभग ये क्या है, 19.36%, तो लगभग 20 था शायद ऑप्शन में। ठीक है, तो सागौन 19.36%, साल 4.15%, मिश्रित सबसे अधिक मात्रा में 58.49%, और रिक्त वन कितने, 18%। तो ये हो गया आपका, ये कुछ विभाजन हो गया। ठीक है, वनों का विभाजन। अब दो विभाजन और बचे, कौन कौन से बचे हैं आपके, प्रादेशिक आधार पर और वन विभाग के आधार पर। तो कल उनका चर्चा करेंगे, प्रादेशिक और वन विभाग। उसके बाद थोड़ा सा चर्चा करेंगे पर्टिकुलर सागौन की, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं, साल के वैज्ञानिक नाम क्या है, बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, इनसे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे करके एक दो वीडियो में ये पूरा जो वन का चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।